डियर स्टूडेंट्स, लर्नर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में हम वुडहाउस की लिखी हुई एक नॉवल का एक चैप्टर यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। 1904 में उनकी एक नॉवल छपी थी माइक नाम से, माइक अ पब्लिक स्कूल स्टोरी। उसमें कई चैप्टर्स हैं, तो उसमें ये सेकंड चैप्टर हम यहाँ पे स्टडी करने चल रहे हैं। यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा चैप्टर ले लिया है। हालांकि आपकी बुक में हो सकता है कि इतना जो कंटेंट यहाँ पे ना दिया गया हो, क्योंकि जो यहाँ पे डिफरेंट कलर से मैं शो कर रहा हूँ उतना हिस्सा विंड चाइम्स की बुक में नहीं है, और मैं सबको एक्सप्लेन भी करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। और इसका जो भी स्टडी मटेरियल है, क्वेश्चन आंसर्स हैं या समरी है, और इसकी वोकैबुलरी नोट्स जो हम बहुत ही डिटेल्ड में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मीनिंग्स बताते हैं, वो सब आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। यहाँ हम सिर्फ स्टोरी को पढ़ेंगे, समझेंगे। स्टोरी माइक जैक्सन की है। इसमें माइक की ट्रेन जर्नी का जिक्र है जब वो अपने नए स्कूल में जा रहा होता है। बोर्डिंग स्कूल होता है जहाँ पे उसे रहना भी होता है, और ये समर टर्म की बात है, मतलब जब स्कूल की शुरुआत में समर टर्म जब होगा तब की। और उसके एल्डर ब्रदर्स ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ चुके होते हैं। एक पब्लिक स्कूल होता है, हालांकि प्राइवेट स्कूल है बट पब्लिक स्कूल होता है। और उसका एक भाई जो है, वन ऑफ हिज ब्रदर्स, जिसका नाम था बॉब। इसको हम एक डिफरेंट कलर से भी कर देते हैं क्योंकि ये कैरेक्टर इसके चीज़ का आपको पता होना चाहिए। और एक ये जो है माइक जैक्सन, तो ऑलरेडी वहाँ पढ़ रहा होता है और वो सीनियर होता है वहाँ पे। क्योंकि मैंने नॉवल के कुछ चैप्टर्स पढ़े हैं, तो उसकी जो फर्स्ट ट्रेन जर्नी का अकाउंट यहाँ पे दिया गया है, और उसमें एक इंसिडेंट होता है जिसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। तो वो ट्रेन से जा रहा है, वहाँ से आपको पढ़ना है। ही वॉज अलोन इन द कैरेज, डब्बे में अकेला बैठा हुआ था। उसका भाई बॉब, जो उसका बड़ा भाई था, जो वहाँ ऑलरेडी पढ़ रहा था वहाँ पे बोर्डिंग स्कूल में, तो हैड बिन स्पेंडिंग लास्ट वीक ऑफ द हॉलीडेज़, जो कि समर वेकेशंस थी। तो उन हॉलीडेज़ के जो आखिरी हफ्ते थे जिसके बाद वेकेशंस को ख़त्म होना था, तो वो अपने अपने आंट के यहाँ, मौसी या चाची के यहाँ बिता रहा था। फर्दर डाउन द लाइन, तो यहाँ पे लाइन का मतलब ये है कि जो ट्रेन है वो स्टेशंस पे रुकती चलती है, ठीक है ना। तो उसके रूट पे जितने भी स्टेशंस पड़ते हैं, तो पूरी की पूरी जो है वो स्टेशंस कहलाएंगे, उसकी लाइन पे पड़ने वाले स्टेशंस। तो फर्दर मतलब आगे, डाउन द लाइन का मतलब होता है कि वो यहाँ पे बैठा हुआ है कैरेज में, और गाड़ी आगे बढ़ेगी तो आगे किसी स्टेशन पे वो बॉब उसे मिलेगा। वॉज टू बोर्ड द ट्रेन, बोर्ड द ट्रेन का मतलब होता है ट्रेन पर चढ़ना। उस स्टेशन का नाम दिया गया ईस्ट वॉप्सले, एंड द ब्रदर्स वर टू मेक अ स्ट्रेट एंट्री इनटू द रेखिन। आप इसे रेखिन भी पढ़ सकते हैं और व्रिकिन भी पढ़ सकते हैं। मैं इसे रेखिन पढ़ूंगा। स्टेट एंट्री का मतलब ये हो कि बड़ी शानदार भव्य तरीके से वो दोनों भाई एंट्री करेंगे एक साथ रेखिन में। रेखिन माइक के नॉवल में आने वाली एक आप कह सकते हो इमेजिनरी प्लेस है, और उसमें जो ये स्कूल का यहाँ पे जिक्र किया गया है, बोर्डिंग स्कूल का, पब्लिक स्कूल का, वो भी इनकी कई स्टोरीज में आया है। और ये जो नॉवल मैंने आपको बताई थी कि ये माइक नॉवल से, मतलब माइक नॉवल में कई चैप्टर्स है, तो उसमें सेकंड चैप्टर में जो जर्नी दी गई है उसमें है ना, कि उसके घर वाले उसे जो है बैठा देते हैं, शी ऑफ कर देते हैं। वो ट्रेन में जा रहा होता है, बॉब उसे आगे मिलने वाला होता है, जो मैंने आपको शुरू में बता दिया। उसके बाद दोनों मिलकर साथ साथ स्कूल में एंट्री करेंगे, तो वो है स्ट्रेट एंट्री। दोनों भाई साथ बड़े शान से, और स्टेट को मतलब ऑफिशियल भी होता है, ऑफिशियल तरीके से एंट्री करेंगे। तो ये, क्योंकि देखिए ये जो वुडहाउस जी हैं, ये अपनी कॉमिक राइटिंग के लिए जाने जाते हैं। खूब लिखा है इन्होंने, मतलब ही इज़ अ राइटर हु हैज़ रिटन अ लॉट ऑफ ड्यूरिंग हीज लाइफ टाइम। 75 में 9 आप और जोड़ दीजिए तो 84 ईयर्स में, है ना, ही लिव्ड ऑन दिस अर्थ। आपकी बुक में इनके बारे में लिखा गया होगा, वहाँ पढ़ लीजिएगा। तो स्टोरीज में फन डालते हैं ये। तो दोनों भाई शान से एंटर करेंगे स्कूल में। मीनवाइल इस बीच माइक वॉज लेफ्ट टू हिज मिल्क चॉकलेट। लेफ्ट टू का मतलब होता है कि वो अपने में बिजी था, चॉकलेट में, मैगजीन्स में, और रिफ्लेक्शंस का यहाँ मतलब है अपने विचारों में, अपने थॉट्स में, सोच विचार में गुम था, खोया हुआ था। द लेटर वर नॉट न्यूमरस नॉट प्रोफाउंड। न्यूमरस मतलब होता है कई, प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप, सीरियस। लेटर का मतलब होता है बाद। तो यहाँ पे चॉकलेट का जिक्र है, मैगजीन्स का जिक्र है, रिफ्लेक्शंस, तो इसकी बात की जा रही है कि जहाँ तक उसके सोच विचार की बात है, तो उसमें कुछ ज़्यादा नहीं था और ना ही बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में वो था, मतलब लाइट मूड में था, बट ही वॉज एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। ही हैड बीन पिटिशनिंग द होम अथॉरिटीज़ फॉर द पास्ट ईयर, मतलब वो खुद आना चाहता था, क्योंकि वो लिख रहा है यहाँ पे कि ही हैड बीन पिटिशनिंग द, मतलब यहाँ पे रिक्वेस्टिंग हो जाएगा, द होम अथॉरिटीज़। होम अथॉरिटीज़ का मतलब होता है कि घर के जो लोग थे, माता पिता, फॉर द पास्ट ईयर, पिछले साल से ही वो प्रेस कर रहा था कि उसे अलाउड टू लीव हिज प्राइवेट स्कूल एंड गो टू, तो जिस स्कूल में ऑलरेडी वो घर पे पढ़ रहा था उसको छोड़कर उसे रेकिन जाने के लिए कहा जाए, इजाज़त दी जाए। ही वॉन्टेड टू ज्वाइन अ ईयर अर्लियर ऑल्सो, मतलब पिछले साल से ही परेशान था। एंड नाउ द थिंग्स हैड कम अबाउट। थिंग हैड कम आउट का मतलब अब वो चीज़ हो रही थी जो वो चाहता था। आगे चलते हैं। ही वंडर्ड, वो ये सोच रहा था कि व्हाट सॉर्ट ऑफ हाउस, सॉर्ट मतलब टाइप, किस प्रकार का हाउस होगा, वेन्स। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है, यहाँ पे वेन हाउस की बात हो रही है। वास्तव में आपके स्कूल में भी कम से कम 4 हाउस तो होंगे ही होंगे, जहाँ पे डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स होते हैं हाउस के बीच में। और वो जो वहाँ जा रहा था बोर्डिंग स्कूल में, तो बोर्डिंग स्कूल भी डिवाइडेड था डिफरेंट हाउसेज में, और हर हाउस के अपने मतलब हाउस मास्टर्स होते थे,
और बच्चों को इस प्रकार से हाउस में डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि उसे जो वहाँ जाके रहना था तो उसे वेन हाउस के बोर्डिंग में रहना था, उस स्कूल के वेन हाउस वाले पार्ट में उसे रहना था। साथ ही साथ वो ये भी सोच रहा था कि वेदर होगा कि नहीं होगा, मतलब वेदर दे हैड एनी चांस ऑफ द क्रिकेट कप, तो क्या वहाँ पे क्रिकेट कप का कोई चांस मिलेगा। देखिए बच्चों, ये जो स्कूल यहाँ बताया गया है ना, तो उस नॉवल में ये है कि ये एक प्रकार से उसकी जो रेपुटेशन थी वो एक प्रकार से क्रिकेट स्कूल के रूप में थी, है ना, कि यहाँ पे एक से एक प्लेयर्स बन के निकले थे। और ये जो जैक्सन परिवार था जिसका यहाँ पे जिक्र है ना, तो उनमें जो भाई बहन थे तो उनमें से बॉब ऑलरेडी वहाँ पढ़ रहा था और उससे छोटा भाई जो है माइक वहाँ पे जा रहा था। तो ये आपस में भी क्रिकेट खेला करते थे, अच्छा नाम था और पूरी की पूरी फैमिली में क्रिकेट का जिक्र हुआ करता था। क्योंकि देखिए ये ब्रिटिश राइटर हैं और कहीं ना कहीं जब क्रिकेट की हिस्ट्री की बात आती है तो हम इंग्लैंड को सबसे ऊपर रखते हैं। तो अपने इन विचारों में खोया हुआ था कि वेन हाउस कैसा होगा और क्या वहाँ पे क्रिकेट कप जीतने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ही वंडर्ड। अब वो ये भी सोच रहा था अपने दिमाग में कि जो उसका भाई है बॉब है वुड गेट इज़ फर्स्ट 11 कैप दिस ईयर। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे जो पब्लिक स्कूल था उसकी कई टीम्स थी, तो उसमें से जो 11th मतलब कि एक सीनियर टीम हम कह सकते हैं यहाँ पे इसके हिसाब से, तो क्या उसे उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वो कैप का मतलब यही है कि बी विल ही बी ए पार्ट ऑफ दैट टीम और नॉट। मेजॉरिटी हैड फेथफुली। अब यहाँ पे जो पोर्शन है आपकी बुक में नहीं दिया गया होगा, इससे मैं यहाँ पे इतना बता दूँ कि ये दोनों अलग हाउस में रहने वाले थे। ये जो जा रहा था वो अपने वेन हाउस को में रहता और जो उसका भाई जो बॉब था वो डोनाल्डसन हाउस में था। ये चीज़ आपको मैं बता दूँ, दोनों अलग हाउस में रहने वाले थे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते क्या लिखा है कि वो अपने बॉब के बारे में तो सोच ही रहा था, अपने भाई के बारे में, इसके अलावा एंड इफ़ ही हिमसेल्फ लाइकली टू डू एनीथिंग एट क्रिकेट, कि वहाँ खुद भी वो क्रिकेट में कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। मतलब वो इस चीज़ को लेके था कि वो अपना कुछ नाम कमा पाएगा कि नहीं कमा पाएगा। मार्जरी, मार्जरी उसकी बहन थी, उसकी कई बहनों का जिक्र है उसमें। हैड फेथफुली रिपोर्टेड, मतलब बहुत ही ईमानदारी से उसने साउंडर्स के बारे में जो कुछ भी साउंडर्स ने बातें कही थी वो सब उसने उसको बताई हुई थी, सब्जेक्ट मतलब क्रिकेट को लेकर। और ये जो माइक है, तो माइक से क्या उम्मीद की जा सकती है उस पब्लिक स्कूल में जाने के बाद, वो सब बातें जो है मार्जरी को सॉन्डर्स ने बताई थी। यहाँ अपना समझ पा रहे हो तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि इसका जो पहला वाला चैप्टर है उस चैप्टर में क्रिकेट मतलब वो लोग खेल रहे होते हैं और मार्जरी सॉन्डर्स इनका कोच होता है। ये जो है कोच है जो सिखाता उखाता है। तो मार्जरी उससे बात करती है कि माइक जो है दूसरे दिन जाने वाला है, तो स्कूल में उससे क्या उम्मीदें की जा सकती हैं, क्योंकि बॉब ऑलरेडी वहाँ पे था। तो सॉन्डर्स ने बहुत ज़्यादा तो उम्मीदें नहीं जताई थी, बट टाइम के साथ बताया था कि वो अच्छा करके दिखाएगा। तो वो सारी चीज़ें उसने आके माइक को बताई थी कि तुम वहाँ स्कूल में जा रहे हो, पर सॉन्डर्स ने क्या कहा है, तो वो चीज़ें। इसके अलावा उसने मतलब बॉब के बारे में कि बॉब ने क्या बातें की थी उस स्कूल को लेकर, तो उसे ध्यान में आ रहा था कि हैड बीन सो केयरफुल टू पॉइंट आउट इज सिग्निफिकेंस। पॉइंट आउट इज सिग्निफिकेंस का मतलब ये है कि इनसिग्निफिकेंस मतलब जिसकी कोई इंपॉर्टेंस ना हो, जिसकी कोई वैल्यू ना हो, मतलब कंपैरेटिवली कोई वैल्यू ना हो या बहुत ही कमतर हो और लोगों के मुकाबले। तो बॉब ने भी कहा था कि जब कंपैरिजन की बात आती है वहाँ पे जो रेकेनियंस हैं, मतलब यहाँ पे दिया गया है कि वहाँ पब्लिक स्कूल में और जो रहने वाले लोग हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, बॉयज़ हैं, उनकी तुलना में अगर हम करें तो वो खुद भी बॉब भी बहुत ही कमतर था। तो बॉब ने भी ज़रूर बताया था कि मतलब विक्रीन के सबसे मामूली लड़के भी है ना, उनसे भी वो कमतर था। यहाँ पे हिच का मतलब ये है कि ये माइक के बारे में बता रहा हो कि माइक तुम जा तो रहे हो लेकिन वहाँ के मामूली से मामूली लड़के भी तुमसे बेहतर खेलते हैं। तो ये चीज़ यहाँ बताई गई। हम्बलेस्ट मतलब होता है कि बहुत ही मामूली से मामूली लड़के भी। रिकेनियन एट द प्रोफेशनल्स ग्लोइंग प्रोफेसिस, प्रोफेसिस का मतलब होता है कि भविष्यवाणी करना कि आगे क्या होगा। ग्लोइंग मतलब होता है कि बहुत ही होपफुल, आशाजनक, अच्छा ही अच्छा कुछ हो। हैड नॉट मच इफेक्ट मतलब होता है कि कोई प्रभाव ना पड़ना। यह कहने का मतलब ये है कि बॉब ने ज़रूर बताया था कि जो विक्रीन के सबसे मामूली लड़के से भी वो कमतर था, इसलिए सॉन्डर्स के आशावादी भविष्यवाणी ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पाई। ज़्यादा प्रभावी का मतलब ये है कि जो उम्मीदें सॉन्डर्स ने की थी कि माइक कुछ अच्छा करेगा, या बॉब के लिए भी अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे जो हिज लिखा गया है, तो यहाँ पे ज़्यादा मतलब ये ज़्यादा ठीक बैठता है इसका एक्सप्लेनेशन कि मार्जरी ने जो कि उसकी बहन थी उसने बताया था सॉन्डर्स ने माइक को लेके क्या कहा था, और बॉब ने भी ये माइक को बताया हुआ था कि वहाँ के जो रेकेन के रहने वाले जो रेकेनियंस हैं, मतलब वहाँ के जो मामूली से मामूली लड़के भी हैं, वो भी उससे अच्छा खेल लेते हैं, मतलब दे प्ले बेटर देन बॉब। और जो प्रोफेशनल्स हैं, मतलब जो अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, नाम है उनका, उन्होंने बॉब को लेके जो भविष्यवाणी की थी उसका भी कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि वो अभी तक मतलब इतने साल से वहाँ पढ़ रहा है लेकिन वो उसे 11th टीम की कैप भी नहीं मिल पाई थी। तो माइक ये सारी चीज़ें सोच रहा था कि वो क्या कर पाएगा।
इट माइट बी ट्रू दैट समडे ही वुड प्ले फॉर इंग्लैंड, हो सकता है कि आगे आने वाले किसी समय वो इंग्लैंड के लिए खेले, बट जस्ट एट प्रेजेंट ही फेल्ट ही वुड एक्सचेंज हिज प्लेस इन द टीम फॉर वन इन द रेकेनियन थर्ड 11। तो यहाँ पे थर्ड 11 देखिए 11 प्लेयर्स होते हैं ना, तो थर्ड 11 का मतलब होता है कि उस स्कूल की कम से कम जो थर्ड टीम है उसमें तो शामिल हो जाए, और उसके लिए उसे किसी एक को हटाना पड़ेगा। तो वो फिलहाल अपने आप को तौल रहा था, समझ रहा था कि उसकी क्या कैपेबिलिटी हो सकती है। मार्जरी ने सॉन्डर्स की बात बताई थी, बॉब की बात बताई, तो कहीं ना कहीं वो अपनी एक जगह किसी एक को निकाल के तो बना ही लेगा। अ सॉर्ट ऑफ मिस्ट एनवलप्ड, एनवलप मतलब तो घेर लेना, सॉर्ट मतलब टाइप, मिस्ट मतलब धुंधला धुंधला, है ना, रिकेनियन। तो वो ये कह रहा है कि जब भी वहाँ पे चूँकि फर्स्ट टाइम वो जा रहा था, तो जो भी आइडिया बनाने की कोशिश कर रहा था कि वहाँ के लोग बच्चे जो कैसे होंगे और इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, तो उसे भी कुछ पता नहीं है। दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन हेयर के सॉर्ट ऑफ मिस्ट एनवलप्ड एवरीथिंग रिकेनियन। तो वो उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसे चीज़ें समझ में ठीक से आ नहीं रही हैं। इट सीम्ड ऑलमोस्ट होपलेस टू ट्राई एंड कम्पीट विद दीज अननोन एक्सपर्ट्स। अब यहाँ पे उसका अपना कमेंट है कि जो मुझे ट्रेनिंग दे रहे हैं ये जो अननोन एक्सपर्ट्स हैं, अभी अननोन एक्सपर्ट्स किसके लिए कह रहा है, सॉन्डर्स के लिए कह रहा है, किसके लिए भी कह रहा है, तो इतना उसे मालूम था कि उनके बताने से, उनके सिखाने से तो ये होपलेस है कि कभी कुछ कर नहीं पाएगा, कम्पीट नहीं कर पाएगा, उसे कुछ खास करना पड़ेगा, ये वो सोच रहा है। तो एक तरफ तो एक मिस्ट एनवलप्ड यहाँ लिखा गया कि रिकेनियन के बारे में सोचता है, तो उसे चीज़ें ठीक से समझ में नहीं आ रही हैं, धुंधला धुंधला है, और आप कह सकते हो असंभव सा भी लगता है, क्योंकि यहाँ पे होपलेस लिखा है कि इन अननोन एक्सपर्ट से तो काम नहीं चलेगा। ऑन द अदर हैंड अगर दूसरी हम बात करें, देयर वाज बॉब था वहाँ ऑलरेडी। बॉब बाई ऑल अकाउंट मतलब होता है कि किसी भी तरह से हर मामले में वॉज ऑन द बर्ज ऑफ। ऑन द बर्ज ऑफ का मतलब होता है की कगार पर, की दहलीज पर, बस नज़दीक। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो हर तरह से जो बॉब था ऑन द वर्ज ऑफ फर्स्ट 11 की टीम में, फर्स्ट 11 मतलब वहाँ की सीनियर टीम हो गई, वो उसमें शामिल होने वाला था। एंड ही वॉज नथिंग स्पेशल, और बॉब कुछ खास खिलाड़ी नहीं था क्या बात कर रहा है यहाँ पे। तो फर्स्ट 11 की टीम में शामिल होने वाला था, एंड ही वॉज नथिंग स्पेशल। अब ये ही अपने लिए इस्तेमाल कर रहा होगा, क्योंकि भाई बॉब तो वहाँ पे फर्स्ट 11 में जाने वाला है, और वो कोई ख़ास नहीं था। अब यहाँ पे हो सकता है कि अपने बारे में हम्बल थिंकिंग लेके चल रहा हो कि भाई वो कुछ खास तो है नहीं, उसे मेहनत करनी पड़ेगी। या बॉब के लिए भी कह सकता हो कि भाई बॉब भी कुछ खास नहीं था और धीरे धीरे मेहनत करके वो वहाँ तक पहुँचा है, तो वो भी पहुँच सकता है। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ये आपकी बुक में दिया गया होगा। वाइल ही वॉज इंगेज्ड मतलब बिजी था ऑन हिज रिफ्लेक्शंस, अपने थॉट्स में, द ट्रेन ड्रू अप एट स्मॉल स्टेशन। तो स्मॉल स्टेशन के नज़दीक पहुंची, और अपोजिट द डोर माइक्स कंपार्टमेंट, माइक जिस डब्बे में बैठा हुआ था, वॉज स्टैंडिंग अ बॉय अबाउट माइक साइज। तो वहाँ पर उसने एक लड़के को देखा जो माइक के बराबर ही लंबा था। वह मतलब एक न्यू बॉय यहाँ पे है, हो सकता है वो नए स्टेशन से चढ़ा हो। दो एविडेंटली मतलब क्लियरली सम ईयर्स ओल्डर, हालांकि उससे कुछ बड़ा दिखाई दे रहा था उम्र में। ही हैड अ शार्प फेस, फेस साफ था मतलब उसके क्लीन नए नक्स थे। विद रेदर मतलब बल्कि प्रोमिनेंट। देखिए बच्चों, मीनिंग वूनिंग सब तो आप जाके वहाँ देख लीजिएगा वेबसाइट पर, हिंदी में भी इंग्लिश में भी डिटेल्ड मीनिंग है। तो उसकी जो नाक थी वो प्रोमिनेंट आगे की तरफ निकली हुई थी, उभरी हुई थी, बाहर निकली हुई। एंड अ पेयर ऑफ प्रिंस नेज गेव हिम, प्रिंस ने जो है यहाँ पे ये चश्मा है, जो कान की जो डंडियाँ नहीं होती हैं, सिर्फ ये जो पोर्शन होता है यहाँ पे जो क्लिप होती है वो नोच पे अटक जाती है, उसे ये नहीं लगाना पड़ता। उस समय इस तरह का चलता था, आज तो मैंने किसी को देखा नहीं है। तो ओनली दिस पार्ट। तो उसने चश्मा पहना हुआ था प्रिंस नेज वाला। गेव हिम सुपरसीलियस लुक, सुपरसीलियस का मतलब यहाँ पे हो गया कि मतलब कोई घमंडी हो जो दूसरों से अपने आप को ऊंचा समझता हो, दूसरों को अपने से कमतर समझता हो, है ना, निचले दर्जे का समझता हो, लो वैल्यू को समझता हो, तब कह सकते हो कि थोड़ा सा घमंडी दिख रहा था। ही वॉर अ बॉलर हैट, हाँ ये ज़रूर है कि उसने बॉलर हैट पहनी हुई थी। और अब हैट तो जानते ही हैं कि उसके ऊपर का जो क्राउन होता है उसके किनारे किनारे जो है हैट जो है इस तरह से उसका किनारे का पोर्शन सर्कुलर पोर्शन बना होता है, और इसको लोग पहनते हैं, है ना। तो उस समय के क्रिकेट खिलाड़ी पहना करते, तो ये मत सोचिएगा कि बॉलर है रहा होगा और उसकी हैट पहनी होगी, ऐसा नहीं है। दरअसल इस शब्द का इस्तेमाल यहाँ इसलिए किया गया है क्योंकि जो हैट की जो बनावट थी, जो टाइप थी, वो बॉलर हैट थी। इस प्रकार की हैट को 1849 में डिज़ाइन किया गया था, और लंदन में हैट मेकर्स, अब तो कैप पहनते हैं लोग, लेकिन उस समय के जो हैट मेकर्स थे उनमें एक नाम था टॉमस एंड विलियम, है ना, ये हैट मेकर्स थे, और बॉलर इनके साथ इनका जुड़ा हुआ था सरनेम। तो इसलिए इनके द्वारा डिज़ाइन की गई जो हैट थी, इसलिए बॉलर हैट कहा गया इसको। तो वो टाइप की हैट उसने पहनी हुई थी। एंड कैरीड स्मॉल पोर्टमांट्यू, ये सूटकेस है, ट्रेवल बैग आप कहेंगे, उस समय का ट्रेवल बैग जो यूज होता था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 1909 में ये नावल आई थी, तो आप अंदाज़ा लगाइए उस टाइम पीरियड का। लेदर बैग हुआ करते थे। ही ओपन द डोर, डोर उसने खोला उस स्टेशन पे अंदर एंट्री करने के लिए, और
वो सीट अपोजिट माइक के सामने जाके बैठ गया। होम ही स्क्रूटिनाइज्ड का मतलब आप जानते हैं जांच पड़ताल करना, परखना, जांचना, है ना, जैसे इन्वेस्टिगेट कर रहा हो, निहार कर कि कौन बैठा है, माइक कैसा लड़का है। हालांकि माइक भी यही कर रहा होगा। फॉर अ मोमेंट, तो कुछ क्षण के लिए तो उसने माइक को देखा। रेदर आफ्टर द फैशन ऑफ नेचुरलिस्ट, ओहो रेदर मतलब बल्कि, उसने माइक को इस नज़र से देखा जैसे कोई नेचुरलिस्ट जो होता है सम न्यू एंड अनप्लीजेंट वैरायटी ऑफ बीटल। बीटल कीड़ा आप जानते ही हैं, और नेचुरलिस्ट भी आप जानते होंगे, जो प्रकृति में तरह तरह की चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, तरह तरह की वैरायटीज़, है ना। तो उन्हें कोई नई कीड़े की वैरायटी मिल गई है, कुछ ऐसा मिल गया जिसे उन्होंने कभी देखा ना हो, बड़ा अजीब सा लगे, क्योंकि यहाँ लिखा गया अनप्लीजेंट। तो उसे वो बड़े गहरे नज़रों से निहार रहा हो, देख रहा हो, समझने की कोशिश कर रहा हो। तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे ये शब्द इस्तेमाल किया गया है, थोड़ा सा फन है ना, माइक के लिए। माइक को ऐसे देख रहा था जैसे कोई नया कोई नेचुरलिस्ट हो, किसी नई कीड़े की प्रजाति को जो कि अनप्लीजेंट हो, उसे देख रहा हो। इस तरह से वो मुंह बना रहा था, कोई अजीब प्रजाति का कीड़ा देख रहा हो। ही सीम्ड अबाउट टू मेक अ सम रिमार्क। सीम मतलब उसे ऐसा लगा कि जैसे वो कुछ कहने वाला हो, कोई टिप्पणी कमेंट करने वाला हो। बट इंस्टेड ही गॉट अप एंड लुक थ्रू द ओपन विंडो। लेकिन फिर वो उठा और अपनी ओपन विंडो से बगल की वो देखने लगा बाहर। कौन? ये जो नया वाला जो आया है लड़का, है ना। वेर इज द पॉटर, माइक हर्ड हिम से। माइक ने सुना कि वो पॉटर को बुला रहा था। तो पॉटर केम स्किमिंग, है ना, अपने तेज मूविंग कदमों से आया वो डाउन द प्लेटफॉर्म दैट मूवमेंट। तो वो प्लेटफॉर्म पर आया। पॉटर, उसने आवाज़ लगाई लड़के ने। श्रीमान, महाशय, बोलिए हुजूर। और दोज फ्राइटफुल बॉक्सेस ऑफ माइन ऑल राइट, क्या तुमने वो मेरे जो बॉक्सेस हैं उन्हें ले जाके अपना रख दिया? फ्राइटफुल यहाँ पे वैसे होता है कि डर पैदा करने वाला, पर मुझे लगता है यहाँ पे शायद वो बड़े बॉक्स होंगे या भारी बॉक्स होंगे, है ना। और उनको मतलब उनको संभाल के रखना ज़रूरी है, तो फ्राइटफुल आप इस तरह से ले सकते हैं। तो कहता है यस सर, उनको मैंने ठिकाने से लगा दिया है। बिकॉज यू नो, क्योंकि तुम जानते हो, देयर विल बी अ फ्राइटफुल रो माने झगड़ा उगड़ा हो जाना। इसका मीनिंग तो आप जानते ही होंगे। तो कहता है कि अगर इनमें से कोई भी गुम हो गई ना तो बहुत परेशानी होगी, अगर इनमें से कोई भी गुम हो जाती है तो। नो चांस ऑफ दैट सर, कोई मौका नहीं है, मतलब ऐसा नहीं होगा सर, ऐसा कोई खतरा नहीं है। हेयर यू आर देन। तो हेयर यू आर मतलब ठीक है फिर, शुक्रिया। शायद हो सकता है कुछ पैसे उसे भी दिए उस वक्त उसने। थैंक यू सर। द यूथ, यूथ मतलब वही लड़का है, ड्रू हिज हेड एंड शोल्डर्स इन। तो खिड़की से बाद में फिर से अंदर वो कंपार्टमेंट पर अपना सीट लेके आया, बाहर जो निकला था। स्टेयर्ड मतलब घूर कर देखना, माइक को देख रहा था। एंड फाइनली अंततः फिर वो बैठ गया, अभी कुछ कह नहीं रहा। माइक नोटिस दैट, माइक ने गौर किया कि ही हैड नथिंग टू रीड, उसके पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं था। देखिए उस वक्त ट्रेन बहुत फास्ट नहीं चला करती थी, और लोग जो है ट्रेन में जर्नी में प्लेटफॉर्म पे या पहले से कुछ ना कुछ चीज़ें लेके आकर रखते थे, खाना पीना और पढ़ते हुए चले जाना, टाइम पास। आजकल तो मोबाइल से लोग टाइम पास करते हैं, तो उस वक्त ये फैशन था, लोग बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, कोई ना कोई किताब पढ़ते रहते थे, नॉवल पढ़ते रहते थे। मैं उस टाइम में रहा हूँ, एंड आई हैव माई सेल्फ डन। एक फ़ैशन हुआ करता था कि आप ट्रेन में प्लेटफॉर्म पे मैगजीन बेचने वाले आ रहे हैं, कुछ उसने ख़रीद लिया और पढ़ते हुए आप चले जा रहे हो, यही टाइम पास होता था। लंबी जर्नी होती थी। तो माइक नोटिस दैट ही हैड नथिंग टू डू, उसके पढ़ने के लिए कुछ नहीं, एंड वंडर्ड, और सोच रहा था इफ़ ही वांटेड एनीथिंग, कि क्या उसे चाहिए होगा कुछ पढ़ने के लिए, अपने मन में सोचे। बट ही डिड नॉट फील इक्वल टू ऑफरिंग हिम वन ऑफ हिज मैगजीन्स। लेकिन उसका बिल्कुल मन नहीं किया कि उसे कोई मैगजीन दे। ही डिड नॉट लाइक द लुक्स, उसे उसकी लुक्स पसंद नहीं आ रही थी, पार्टिकुलरली खासकर जो सामने बैठा था। जजिंग बाई अपीयरेंस, अब ये लाइन आपके बुक में नहीं है। जजिंग बाई अपीयरेंसेस मतलब किसी को देखकर आप जज करने की कोशिश करते हो कि कैसा होगा। ही सीम टू कैरी इनफ साइट फॉर 3। तो अगर उसको देख कर अगर हम अंदाज़ा लगाएं उस लड़के को कि वो कैसा है, तो ही सीम्ड, ऐसा लग रहा था, टू कैरी इनफ साइट फॉर 3। इनफ साइट फॉर 3 का जो मीनिंग है वो ये है, मतलब कैरी इनफ साइट फॉर 3, तो वैसे लिटरल मीनिंग होगा कि 3 के बराबर अकेला। पर यहाँ जो मतलब यहाँ पे कि बहुत ही प्राउडी फील हो रहा था, मतलब जैसे बहुत ही वो घमंडी लग रहा था देखने में, मतलब एक्टिंग विद एग्जैजरेटेड प्राइड और एरोगेंस, अत्यधिक घमंड के साथ उसका व्यवहार नजर आ रहा था। ये उसने जज किया। अगर हम अपीयरेंस से जज करने की बात करें तो ये बात यहाँ बताई गई है। जबकि जजिंग बाई अपीयरेंस आपका फाइनल जजमेंट नहीं होना चाहिए। जब हम उससे बातचीत करते हैं, व्यवहार करते हैं, तब हमें उसके बारे में जजमेंट बनाना चाहिए किसी के बारे में। तो भैया ऊपर से दिखने में तो घमंडी लग रहा था। इफ़ यू वांटेड अ मैगजीन, अगर उसे कोई मैगजीन चाहिए भी थी, माइक ने सोचा, तो उसे खुद पूछना चाहिए, मैं नहीं कहूँगा उससे कि भैया आपको मैगजीन चाहिए कि नहीं चाहिए। द अदर मेड नो ओवरचर्स। ओवरचर मतलब ये हो गया कि आप थोड़ा सा फ्रेंडली होने की कोशिश करते हो दूसरों से एक रिलेशनशिप बनाने के लिए। तो उस तरह के हाव भाव या कुछ ऐसा इशारा, बोल, बातचीत, बॉडी लैंग्वेज, ऐसा कुछ नहीं उस शो कर रहा था। एंड एट द नेक्स्ट स्टॉप गॉट आउट, और अगले स्टॉप पर, अगले स्टेशन पे वो बाहर निकल गया। दैट एक्सप्लेन्ड हिज मैगजीन लेस कंडीशन। अब पता चला कि उसकी मैगजीन लेस कंडीशन क्यों है, मतलब उसके पास मैगजीन क्यों नहीं थी, क्योंकि उसकी जर्नी शॉर्ट थी ना। ही वॉज ओनली ट्रेवलिंग अ शॉर्ट वे। तो क्या मतलब है कि मैगजीन लेके टाइम पास करना? आजकल तो मोबाइल है, पॉपकॉर्न है, बस हो गया, है ना।
गेम खेल रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो मोबाइल पे, एंटरटेनमेंट, गुड बिजनेस। गुड बिजनेस मतलब अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया। सेड माइक टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से, ही हैड ऑल द इंग्लिश मैंस लव ऑफ अ कैरिज टू हिमसेल्फ। अब यहाँ पर इसका पहले मैं मीनिंग बता दूँ, ये है कि वो अपने आप से कह रहा था कि अब उसे अकेले ही डिब्बे का आनंद मिलेगा। कैरिज टू हिमसेल्फ की मतलब है कि अकेला डिब्बा में रहे वो। हालांकि ट्रेन में जो हमारी जो इच्छा होती है कि जिस सीट पे हम बैठे वो सीट बस हमारी हो, कोई दूसरा ना बैठे उस पर ऐसा। इंग्लिश मैंस लव का मतलब होता है कि भाई इंग्लैंड के रहने वाले लोगों का हो सकता है नेचर ही ऐसा हो कि डब्बे में अकेला रहना उन्हें पसंद हो। तो इस तरह की बातें यहाँ पे। द ट्रेन वॉज जस्ट मूविंग आउट ऑफ द स्टेशन, ट्रेन बस स्टेशन से मूव करके बाहर निकल रही थी। हिज आइज वॉज सडनली कॉट बाय द स्ट्रेंजर्स बैग, तभी उसका बैग पर नज़र पड़ा, जो उस स्ट्रेंजर, जो वो यूथ था, जो लड़का आया था, लाइंग स्नगली ऑन द रैक। ऊपर जो अलमारी वगैरह बनी होंगी ना, रैक बनी रहती हैं ट्रेन पर। स्नगली मतलब आप जानते हैं कि बड़े प्रेम से, है ना, आराम से, बहुत ही कंफर्टेबल होकर पड़े रहना, लेटना, बैठना, और वो भी कोई डर ना हो, भय ना हो ना। तो उसने देखा कि रैक पर बड़े आराम से वो बैग पड़ा हुआ था। एंड हियर आई रिग्रेट टू से, रिग्रेट मतलब होता है पछतावा करना, है ना, कोई काम कर लिया बाद में पछता रहे हैं। माइक एक्टेड, तो माइक थोड़ा एक्शन में आया। फ्रॉम द बेस्ट मोटिव्स, मोटिव्स मतलब आप जानते हैं कि आपके इरादे, विच इज़ ऑलवेज फैटल। फैटल मतलब होता है घातक, मतलब कि जो किसी के को बहुत नुकसान पहुंचाए और उसके लिए मृत्यु का भी कारण बन सकता है। पर यहाँ पे फैटल का मतलब ये है कि वो स्थिति को ख़राब कर सकता है और बर्बादी ला सकता है, अनडिजायर्ड रिजल्ट्स ला सकता है। कहते हैं ना, खुद पैर पर कुल्हाड़ी मारना। तो हम कह सकते हैं कि माइक का जो इरादा था वो अच्छा था। यहाँ इसका मतलब ये है कि वो, उसका इरादा माइक का ठीक था, लेकिन वो इस पछतावे के साथ इस चीज़ को कह रहा था, मतलब मन में सोच रहा था कि जैसा कि अक्सर होता है कि बहुत ही अच्छे इरादों से किया गया नेक काम भी काम बिगाड़ देता है। यानी अच्छाई का नतीजा बुराई हो जाता है, मतलब अच्छाई का नतीजा भी बहुत बुरा मिलता है, ये कहने का मतलब ये है। तो यहाँ कहता है कि लेकिन मैं यहाँ पे बड़े पछतावे के साथ, मतलब सॉरी फील करते हुए कहना चाहूँगा कि अब उसके मन में आ रहा है कि भी बैग को वो उस लड़के के हवाले कर दे, उसे वापस कर दे, उसे दोबारा, मतलब बैग उसका खो ना जाए, मिल जाए, तो उसके मन में बात आ रही है। लेकिन साथ साथ ये कहता है यार कि ये तो अच्छा काम होगा, लेकिन अक्सर बहुत ही अच्छे इरादों से किए गए काम भी बहुत ही घातक हो जाते हैं। लेकिन ही राइज इन एन इंस्टेंट, मतलब पल भर में, वॉट हैड हैपेंड, तो वो समझ गया पल भर में कि भाई ये जो है, ये बैग वो खो गया है, इस चीज़ का एहसास हुआ उसे। द फेलो हैड फॉरगेटन हिज बैग, माइक हैड नॉट बीन ग्रेटली फैसिनेटेड, मतलब अट्रैक्टेड बाय द स्ट्रेंजर्स लुक्स। अब उसे उसकी लुक पसंद नहीं थी, बट आफ्टर ऑल, लेकिन कुछ भी किया जाए, आखिरकार द मोस्ट सुपरसिलियस पर्सन ऑन अर्थ हैज़ राइट। अब यहाँ पे पूरा फन है कि पूरी पृथ्वी पर, पूरी दुनिया में सबसे घमंडी आदमी था वो उसकी नज़र में, लेकिन उसको भी अधिकार है यार कि अपनी प्रॉपर्टी उसके पास रहे। इसके अलावा ही माइट हैव बीन क्वाइट ए नाइस फेलो, हो सकता है कि वो एक अच्छा आदमी निकल जाए, अच्छा लड़का निकल जाए, अच्छा व्यक्ति निकल जाए, जब उसे आप जान पाएँ, उससे बातचीत करें, समझ पाएँ। एनी हाउ, कुछ भी हो, द बैग हैड बेटर बी रिटर्न, उसे उसके पास वापस लौटाना पड़ेगा तुरंत। द ट्रेन हेड वॉज ऑलरेडी मूविंग क्वाइट फास्ट, ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी थी, स्टेशन से मूव कर चुकी थी, और वो स्टेशन पे उतर गया था लड़का। द माइक्स कंपार्टमेंट वॉज नियरिंग द एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म क्रॉस करते हुए ट्रेन आगे बढ़ चुकी थी, प्लेटफॉर्म पीछे छूट रहा था, लगभग लगभग छूटने वाला था। ही स्नैच्ड द बैग फ्रॉम द रैक, उसने रैक से बैग को तुरंत खींचा, हॉल्ड इट आउट ऑफ द विंडो, विंडो के बाहर फेंक दिया। पॉटर रॉबिन्सन, यहाँ पे पॉटर का नाम दिया गया है, तो एक करेक्टर यहाँ पे है रॉबिन्सन का। हु हैड हैपेंड टू बी इन द लाइन ऑफ फायर, अब लाइन ऑफ फायर का मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, हु हैपेंड टू बी इन द लाइन ऑफ फायर। और जब उसने बैग फेंका तो सामने वो आ गया, क्योंकि ट्रेन मूव कर रही थी, जब उसने बैग फेंकने की कोशिश की होगी तो कोई नहीं रहा होगा, और जब बैग निकल के गया तो सामने रॉबिन्सन पड़ गया। तो लाइन ऑफ फायर का मतलब होता है कि फेंक, जहाँ वो फेंक रहा था उसकी सीध में आ गया, रास्ते में आ गया। वैसे लाइन ऑफ फायर का मतलब ये होता है, इन ए सिचुएशन वेयर वन इज लाइकली टू बी हार्म्ड और अटैक्ड, मतलब ऐसी स्थिति जहाँ खतरे का सामना करना पड़ सकता है, लाइन ऑफ फायर, आपको वहाँ से दूर रहना चाहिए। जैसे कोई शूट कर रहा हो, गोली चला रहा हो, या धनुष से तीर चला रहा हो, तो वो जो सीध जो उसकी बनेगी, है ना, दैट इज़ अ लाइन ऑफ फायर, वहाँ नहीं आना आपको। स्केट विद ए फ्लैश ऑफ वाउंड, तो हल्की सी चोट के साथ वो बच गया रॉबिन्सन, मतलब उसको लगी जरूर बट हल्का सा। देन ही सेट डाउन अगेन विद द इनवर्ड ग्लो ऑफ सेटिस्फैक्शन, तो फिर वो वापस बैठ गया ट्रेन वहाँ स्टेशन में फेंकने के बाद कि भाई उसी स्टेशन पे उतरा है, अब बैग फेंका गया है तो उसे मिल जाएगा, ये सोचकर। और इससे इनवर्ड ग्लो का मतलब होता है अंदर से, ग्लो मतलब चमक, सेटिस्फैक्शन, तो एक संतोष की भावना भी उसके अंदर उभरी। विच कम्स टू एन वन व्हेन वन हैज़ रीजन सक्सेसफुली टू ए सडन इमरजेंसी, वन हैज़ रिजन सक्सेसफुली टू अ सडन इमरजेंसी, तो एक अच्छा काम करने के बाद उसके अंदर एक संतुष्टि की भावना थी। और यहाँ पे मतलब है कम्स टू वन, ऐसा तब फील होता है जब वन
हैज़ रीजन सक्सेसफुली, जिसने सफलतापूर्वक टू ए सडन इमरजेंसी, ऐसी सिचुएशन का सामना किया हो जो इमरजेंट सिचुएशन हो, डिफ़िकल्ट हो, समझना डील करना मुश्किल हो और उसको सक्सेसफुली डील कर ले जाए। मतलब रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली एंड अप्रोप्रिएटली टू एन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, अचानक आई किसी समस्या का समाधान कर देना। तो आप ये कह सकते हैं कि उसने एक राहत की सांस ली इस भावना के साथ, इस तसल्ली के साथ कि उसने किसी आई हुई अचानक समस्या को सुलझा दिया हो, है ना, इमरजेंसी अचानक कोई समस्या बन गई हो। लेकिन वो जो उसकी संतुष्टि की जो भावना थी, ग्लो थी, जो उसका संतोष था, लास्टेड टिल द नेक्स्ट स्टॉपेज, बस अगले स्टॉपेज तक रहा, मतलब अगले स्टेशन तक। वी डिड नॉट अगर फॉर अ गुड मैनी माइल्स, अकरमाने होना, है ना, तो ज़्यादा मील दूर नहीं था अगला स्टेशन। देन इट सीड माने रुकना, अब्रप्ट में अचानक। फॉर द ट्रेन हैड स्केर्सली कम टू ए स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल मतलब एकदम खड़ी हो जाना ट्रेन का। तो ट्रेन धीरे धीरे जो है रुक गई, और स्केर्सली मतलब होता है हार्डली, तो ट्रेन अभी पूरी तरह से रुकने भी नहीं पाई थी, आप कह सकते हो मुश्किल से रुकी थी। व्हेन द ओपनिंग अब द डोर वाज डार्कन्ड बाय अ हेड, तो जो डोर था, तो डोर के ऊपर, मतलब डोर जो होता है, खिड़की जो होती है उसकी, जो ट्रेन की होती है, वो पूरी जो है खुली नहीं होती है, मतलब यहाँ पे बंद होती है, ऊपर थोड़ा सा ऐसे छड़ वगैरह लगे थे जिसमें से हम देख सकते हैं। तो बाहर से मतलब उतर गया होगा प्लेटफॉर्म पे, और उसके ऊपर से बाहर से खड़े हुए लड़के जो भी होगा उसका सिर वगैरह, कंधा वगैरह दिखाई देगा। तो वही चीज़ यहाँ लिखी गई है कि व्हेन द ओपनिंग अब द डोर वाज डार्केंड, तो डोर के ऊपर कहीं से थोड़ा सा शैडोई पार्ट बना और एक सिर नज़र आया और कंधे नज़र आए। द हेड वाज सरमाउंटेड बाय ए बॉलर, और जो सिर के ऊपर जो है सरमाउंटेड मतलब होता है कि उसके ऊपर रखी गई थी बॉलर कैप। एंड अ पेयर ऑफ पिंसनेस ग्लीन मतलब चमक रहे थे, शेडो में, ओफो मतलब शीशे जो है सफ़ेद होते हैं ना, चमक रहे होंगे। ये वही लड़का था। अगले स्टेशन पे कैसे नज़र आ रहा था। हेलो आई से सेड द स्ट्रेंजर, तो उस स्ट्रेंजर आया, उसने कहा हैव यू चेंज कैरेजेस और व्हाट, क्या तुमने डब्बे बदल लिए हैं या कुछ और। साहब मैक ने कहा नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है। देन तो डैश इट, डैश इट एक एक्सक्लेमेशन है जो झुंझला के वो कहता है थोड़ा सा, वेयर इज़ माई फ्राइटफुल बैग, तुम्हारा बैग कहाँ है। अगर वही डब्बा होता माइक जिसमें तुम बैठे हो तो मेरा बैग भी होता। तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में, अनोयंस में उसने शब्द कहे। अब जैसे यहाँ पे मैं एक शब्द फिट कर रहा हूँ, देन सत्यानाश हो, तुम्हारा मेरा बैग कहाँ है फिर, जैसे किसी का तकिया कलाम होता है बोलने का बार बार यूज़ करना। लाइफ टीम्स विद एम्बैरेसिंग सिचुएशंस, एम्बैरेसिंग मतलब होता है कि ऐसी सिचुएशंस जिसमें आप फंस जाएं, ना निकलते बने, ना कुछ बोलते बने, ना समझाते बने, ना समझ में ही आए। बड़ी पशोपेश की स्थिति होती है, खासकर ऐसी स्थिति जो आपको शर्मिंदा कर दे। आपका झूठ पकड़ा जाए या कोई गलती पकड़ी जाए, छिपा रहे हो, सीक्रेट लीक हो जाए और आपसे कुछ कहते ना बने। टीम्स का मतलब होता है कि एसोसिएट करना, किसी के साथ आना, साथ निभाना। तो लाइफ टीम्स विद एम्बैरेसेस, तो जीवन भी अजीबोगरीब स्थितियां पैदा कर देता है। या आप कह सकते हो कि लाइफ जो होती है वो बहुत ही अनकंफर्टेबल, अकवर्ड सिचुएशन से भरी होती है। दिस वॉज वन ऑफ देम, ये ऐसा क्षण था, ऐसी एक स्थिति थी जो बहुत ही एम्बैरेसिंग थी। अब आप समझ गए होंगे कि मामला क्या है। तो लाइफ इज़ फुल ऑफ अकवर्ड और अनकंफर्टेबल मूवमेंट्स, आप ये कह सकते हो, और ये ऐसा एक मूवमेंट था। द फैक्ट इज सेट माइक, मैक ने कहा देखो भाई बात ये है, आई चक्ड इट आउट, मैंने भैया इसे बाहर फेंक दिया। चक्ड इट आउट, व्हाट डू यू मीन, कब फेंका, पिछले स्टेशन पे। तब गार्ड ने सीटी बजाई और अदर मतलब वो जो सामने वाला जम्प्ड इनटू द कैरेज, वो डब्बे में कूद के चला आया, मतलब ट्रेन चलने वाली थी तो इसका मतलब वो बाहर से ही बातचीत कर रहा था खिड़की से, मुझे लगता है। आई थॉट यू हैड गॉट आउट देयर फॉर गुड, मुझे लगा कि तुम जो है फॉर गुड का मतलब होता है कि हमेशा के लिए, तो तुम, मुझे लगा कि हमेशा के लिए पिछले स्टेशन पर उतर गए हो। खैर जब पिछले स्टेशन पर उतर जाओगे तो आगे कैसे जाओगे, इसलिए फॉर गुड लिखा है। माइक ने कहा आई एम ऑफुली सॉरी, मुझे सच में बहुत इस चीज़ की, आई एम ऑफुली सॉरी, मैंने तुम्हारा बैग फेंका, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, सॉरी वो कह रहा है। मैं बेहद शर्मिंदा हूँ अपनी इस घटना पे। तो कहता है मुझे सच में अफसोस है इस चीज़ का। अच्छा बैग कहाँ है। ऑन द प्लेटफॉर्म द लास्ट स्टेशन, इट हिट अ पॉटर, वो किसी पॉटर पे जाके लगा था। अगेंस्ट हिज विल मतलब मर्जी के खिलाफ, फॉर मतलब क्योंकि, ही विश टू ट्रीट द मैटर विथ फिटिंग सोलेमिनिटी, सोलेमिनिटी का मतलब होता है कि विद ऑल सीरियसनेस, पूरी गंभीरता जो सिचुएशन की होती है। और अगेंस्ट हिज विल मतलब हो गया कि अपनी, मतलब जो उसका मन कर रहा था अपने को कंट्रोल करते हुए, अपनी इच्छा के विरुद्ध। क्योंकि ही विश टू ट्रीट द मैटर विथ फिटिंगली, क्योंकि वो चाहता था कि वो इस पूरे मामले को इस तरह से ट्रीट करे, डील करे विथ फिटिंग, फिटिंग मतलब उस वक्त जो उपयुक्त हो, सुटेबल हो। तो पूरी सिचुएशन गंभीर थी, सिचुएशन कैसी थी, गंभीर थी, और उस सिचुएशन को पूरी गंभीरता के साथ, सीरियसनेस के साथ सॉल्व करना चाहता था। और वो अपने को कंट्रोल करके ऐसा कर रहा था। क्यों कंट्रोल करके ऐसा कर रहा था, क्योंकि आगे लिखा है माइक ग्रिंड, मतलब उसे अंदर ही अंदर हंसी आ रही थी, बस वो खुल के नहीं हंस पा रहा था। दैट इज़ कॉल्ड ग्रीनिंग। तो माइक अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। रिकलेक्शन मतलब होता है मेमोरी, जो उसे याद आ रही थी पूरी घटना किस प्रकार से जाके। खैर वो बच्चा तो था ही अभी। दरअसल बॉब जो था वो 18 ईयर्स का था और माइक उससे छोटा था।
तो उसे वो याद आ रहा था कि जो पॉर्टर है रॉबिन्सन है तो उसका चेहरा कैसा बना था। एज द बैग टुक हिम इन द स्मॉल ऑफ द बैग, तो बैग मतलब पीठ के बस पीठ में बैग लगा था उसके। स्मॉल ऑफ द बैग मतलब होता है कि पीठ पे हल्का सा बैग टच करके गया था, तो उससे उसका चेहरा जो है थोड़ा सा बन गया होगा ना, दर्द हुआ होगा। एंड हैड बीन फनी, तो वो उसे वो सोच सोच के उसे दिमाग में बड़ी हंसी आ रही थी। दो हालांकि नॉट इंटेंशनली, उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। तो वो चीज़ यहाँ बताया जा रहा है कि उसे वैसे तो हंसी आ रही थी जब बैग उसको टच करता है, रॉबिन्सन का फेस बनता है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करके पूरी गंभीरता के साथ अफसोस जाहिर कर रहा है। और सुटेबल सॉलिनिटी जो चाहिए होती, सीरियसनेस जो चाहिए होती, उससे वो डील कर रहा था। द बिरीव्ड, बिरीव्ड का मतलब यहाँ पे है जिसका कुछ खो गया हो, चाहे सामान खो गया हो या कोई रिश्तेदार की डेथ हो गई हो या बिछुड़ गया हो, है ना। तो ओनर मतलब जो बैग का मालिक था, तो वो भाई बैग उससे बिछुड़ गया था, यानी बैग उसका उसका उसके पास था नहीं, छूट गया था, तो वही बिरीव्ड ओनर। डिसअप्रूव्ड ऑफ दिस लेविटी, लेविटी मतलब हो गया किसी भी सीरियस मैटर को आप बहुत हल्के में लें, कोई इंपॉर्टेंट बात इशू को आप बहुत लाइटली लें, तो सामने वाले को तो गुस्सा आएगा ही आएगा। एक तरफ तो बैग छूट गया, और ये जो है हालांकि यहाँ लिखा गया है कि वो सीरियसली उसको डील करना चाहता है, पर वो कर नहीं पा रहा, उसे बल्कि हंसी आ जा रही है, तो उसकी हंसी को देखकर गुस्सा हो जाता है। इतने सीरियस मैटर को ये बहुत ही हल्के में ले रहा है। एंड सेट एज मच का मतलब होता है कि फिर उसने अपनी भड़ास निकाली भी, एक प्रकार से गुस्से में कहा डोंट ग्रिन। यहाँ पे ग्रिन थोड़ा सा इटैलिक्स में दिया गया क्योंकि मतलब उसकी हंसी पर उसकी खींच आ रही थी। यू लिटिल बीस्ट, बीस्ट मतलब जानवर, शैतान मतलब उस तुम्हें मज़ा आ रहा है, ये सोच के गुस्सा आ रहा था उसको। तो उसने कहा हंसी मत उड़ा ए जानवर। यहाँ मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ देता हूँ कि लिटिल बीस्ट, ए हरामजादे, कमीने, एक प्रकार से गाली आप समझिए। देयर इज़ नथिंग टू लाफ एट, इसमें हंसने क्या बात है। यू गो चकिंग बैग्स दैट डोंट बिलोंग टू यू, जो तुम्हारा बैग नहीं उसे तुम फेंकते हो बाहर खिड़की के। एंड देन यू हैव द फ्राइटफुल चीक टू ग्रीन अबाउट इट, और फिर तुम्हारे पर चीक माने गाल, और फिर तुम हंसते हो। फ्राइटफुल शब्द ये बहुत यूज़ कर रहा है, यानी फिर तुम्हारे पर हंसने का साहस है। एक तो दूसरे का बैग फेंकते हो और उसके बाद हंसी वाला गाल लेके बैठे हो, एक प्रकार से ये। इट वॉज एन दैट सेड माइक हरीडली, माइक ने तो कहा नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं था। ओनली द पॉटर लुक्ड ऑफुली फनी, मैं तुम्हारे बैग की बात नहीं, बस मैं पॉटर जो है वो थोड़ा सा फनी दिख रहा था। व्हेन इट हिट हिम, जब बैग उसके ऊपर लगा था तो वो चेहरा मुझे ख्याल में आ गया, इसलिए मुझे हंसी आ गई। डैश द पॉटर, भाड़ में जाए पॉटर, छोड़ो पॉटर को, सत्यानाश हो पॉटर को, यानी लीव इट। व्हाट इज गोइंग टू हैपन अबाउट, अब मेरे बैग का क्या होगा। आई कांट गेट आउट फॉर हाफ अ सेकेंड टू बाई अ मैगजीन, मैं तो पल भर के लिए भी आगे नहीं जा सकता क्योंकि ट्रेन चल रही थी ना, टू बाई ए मैगजीन की कोई मैगजीन खरीद लूँ। अब देखिए वहाँ पे मैगजीन लेस उसने कहा था, मतलब गलत समझ लिया था। विदाउट योर फ्लिंगिंग्स माई थिंग्स अबाउट द प्लेटफॉर्म, जब तक कि तुम मेरी चीज़ों को प्लेटफॉर्म पे ना फेंक दो। कहने का मतलब ये है कि मैं जाकर मैगजीन खरीदने की हिम्मत भी नहीं कर सकता क्योंकि तुम मेरी चीज़ों को फेंक दोगे बाहर। वॉट यू वॉन्ट इज अ फ्राइटफुल किकिंग, तुम्हें बस एक मतलब तगड़ी सी किक चाहिए, लात मारूँ तुमको मैं। फ्राइटफुल फिर आ गया। द सिचुएशन वॉज बिकमिंग डिफिकल्ट, सिचुएशन जो है थोड़ी सी डिफिकल्ट हो रही थी क्योंकि सामने लोग गुस्सा था, बट फॉर्चुनेटली, लेकिन उसी वक्त सौभाग्य से, मतलब एक रिलीविंग की तरह से, रिलैक्सेशन लाने वाला, कंफर्टेबल पोजीशन बनाने वाला, आपको खुश कर देने वाला, एज ए ब्लेसिंग आपके लिए कुछ अच्छा ही होने वाला हो, देन फॉर्चुनेटली। तो लेकिन सौभाग्य से एट दिस मोमेंट, इसी समय द ट्रेन स्टॉप, रुकती है दोबारा, एंड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर देखता है। माइक सॉ ए बोर्ड, उस पर बोर्ड लिखा गया था ईस्ट वर्ब्सले, यहीं पे बॉब को चढ़ना था ना। अ मोमेंट लेटर बॉब्स हैड अपीयर्ड इन द डोरवे, फिर वो दरवाजे से बॉब आता है और हेलो देयर यू आर सेड बॉब, बॉब ने कहा हेलो देयर यू आर, आखिर तुम मिल ही गए। हिज आई फेल अपॉन माइक, तभी माइक के कंपेनियन पे उसकी नज़र पड़ी, जो दूसरा जो स्ट्रेंजर था। हेलो गिजिका, ही एक्सप्लेन्ड, तो इसका नाम गिजिका है। वेयर डिड यू स्प्रिंग फ्रॉम, तुम कहाँ से आ टपके। डू यू नो माई ब्रदर, क्या तुम मेरे भाई को जानते हो। ही इज़ कमिंग टू रेखन दिस टर्म, इस टर्म में मतलब इस स्कूल के सेशन में मेरा भाई भी ज्वाइन करने वाला है। बाय द वे, खैर ये बताओ, रैदर तुम बाई चांस मिले हो। बाय द वे मतलब वैसे, खैर रैदर लकी यू हैव मेट, बल्कि अच्छा ही हुआ कि तुम लोग जो है यहाँ पे मिल गए। ही इज़ इन योर हाउस, ये तुम्हारे हाउस में रहेगा। फॉवी स्मिथ हेड ऑफ वैन्स माइक, तो बॉब बताता है कि माइक वैन हाउस का जो हेड है वो फॉबी स्मिथ है। तो यहाँ पे एक नाम और आ गया, तो फॉबी स्मिथ इज़ हेड ऑफ वेंस माइक। माइक गैदर्ड एट गेजेका, गैदर्ड मतलब ऐसे इकट्ठा करना होता है, पर यहाँ पे माइक गैदर्ड का मतलब होता है कि उसने ये सारी चीज़ें सुनकर जो अंदाज़ा लगाया, गेस्ट मतलब ये समझा उसने, दैट गजेका हेड फॉबी स्मिथ, क्योंकि गजेका फॉबी स्मिथ जो है वो एक ही है, मतलब ये जो लड़का है गजेका है, यही शायद वेन हाउस का हेड है, और यहाँ पे उसने उसका बैग फेंक दिया था। तो दोनों सेम पर्सन है। अब हो सकता है कि वो गलत समझ रहा हो, अच्छा समझ रहा हूँ, क्योंकि जजिंग बाई अपीयरेंस मतलब बाहर से बिना चीज़ों को जान के जो हम जजमेंट बनाते हैं अक्सर, वो नुकसान देने वाला होता है। ही ग्रीन्ड अगेन,
फिर थोड़ा सा मुस्कुराया, हंसा। फर्बी स्मिथ कंटिन्यू टू लुक रफल्ड। हालांकि जो फर्बी स्मिथ है इसकी नज़र में वो अभी भी रफल्ड दिख रहा था, दो नॉट एग्रेसिव। एग्रेसिव मतलब होता थोड़ा आक्रामक, गुस्से में नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन रफल्ड दिख रहा था। जैसे आप कहीं पे गिर जाएं, हल्का सा रगड़ खा जाए कहीं पे आपकी शरीर, तो अभी भी वो हर्ट महसूस कर रहा था। आप कह सकते हो कि थोड़ा थोड़ा चिढ़ा अभी भी वो था, एक प्रकार से आप कह सकते हो। ओह, यू आर इन वेन्स, तो तुम भी वेन में हो ऐसे। तो माइक कहता है कि बॉब, मैं तो ये कहूँगा आई हैव मेड रेदर एन एस ऑफ माई सेल्फ। मैंने अपने आप को ही बेवकूफ़ बना लिया। मेक एन एस का मतलब होता है कि मेक अ फूल। नेचुरली, बिल्कुल, तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है, स्वभावतः तुमने ऐसा किया। आई मीन मेरा कहने का मतलब है कि वॉट हैपेंड वॉज दिस, वास्तव में हुआ क्या है कि चक्ड फॉर विथ, मैंने इनका मतलब पोर्टमांटो बैग खिड़की के बाहर फेंक दिया, और ये जानते हुए कि बाहर निकल गए हैं। ओनली ही हैड नॉट रियली मतलब होता है कि वास्तव में नहीं उतरा था। एंड इट इज़ एट स्टेशन माइल बैक, और ये कुछ मील दूर पिछले स्टेशन पे फेंका मैंने। यू आर अ बिट, बिट मतलब थोड़ा सा, रॉट। यहाँ रॉटर का क्या मीनिंग हो सकता है? वैसे रॉट माने सड़ना होता है, पर यहाँ पे रॉट मतलब उस तरह का करेक्टर यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे मैं एक हल्का सा मीनिंग आपको बता सकता हूँ कि तुम स्थितियों को ना समझने वाले, मतलब एक प्रकार से बेवकूफ़ कम नहीं हो, बड़े बेवकूफ़ हो, है ना। ये बदमाश, नीच, पाजी। और दूसरा मैं थोड़ा सा हार्ड हूँ तो कह सकता हूँ कि तुम कम कमीने नहीं हो। ये भी मीनिंग निकल सकता है ना। आरंट यू, एक क्वेश्चन टैग है, आपने ग्रामर में पढ़ा होगा, आरंट यू। हैड इट गॉट योर नेम एंड एड्रेस? अच्छा गजे का ये बताओ, क्या तुम्हारे बैग पर नाम और एड्रेस वगैरह लिखा था? येस। और देन इट इज़ सर्टेन टू बी ऑल राइट। और ठीक है, वो बात बिगड़ेगी नहीं, सब ठीक हो जाएगा। इट इज़ बाउंड टू टर्न अप सम टाइम। टर्न अप सम टाइम मतलब होता है ये तुम्हारे पास आ ही जाएगा। दे विल सेंड इट ऑन बाय द नेक्स्ट ट्रेन, अगले ट्रेन से वो लोग भेज देंगे, मतलब दे अथॉरिटी जो रेलवे की है। एंड विल गेट इट ईदर टू नाइट टुमारो, तो आज रात मिल जाएगा या कल मिल जाएगा। फ्राइटफुल न्यूसेंस, अगेन फिर फ्राइटफुल, भयानक परेशानी। ऑल द सेम मतलब फिर भी, लेकिन फिर भी परेशानी। न्यूसेंस क्या होता है? एक नॉर्मल वर्ड है जो लोग यूज़ करते हैं, कोई ऐसी मतलब चीज़ जो आपको बराबर परेशान करे, सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन, एनोयंस, एगोनी, ऑलवेज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स, इनकन्वीनियंस, तो वो चीज़ होती है न्यूसेंस। लेकिन फिर भी परेशानी तो बहुत भयानक होने वाली है। लॉट्स ऑफ थिंग्स इन इट, कई चीज़ें उसके अंदर थी जिन्हें मैं चाहता था, मतलब मेरा काम उसके बिना तो चल ही नहीं सकता। ओह नेवर माइंड, अरे कोई फिक्र नहीं, इट्स ऑल राइट, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे मैं कह रहा हूँ ना, व्हाट हैव यू बीन डूइंग इन द हॉलीडेज। अच्छा ये बताओ कि वो थोड़ा सा टॉपिक बदलता है, इन छुट्टी में तुमने क्या किया? तो कहता है यार कोई बात नहीं, बताओ छुट्टी। आई डिडंट नो यू लिव्ड ऑन दिस लाइन, मुझे पता ही नहीं था तुम इस लाइन पे रहते हो। मतलब जो ट्रेन जो चल रही है इसमें जो स्टेशन पड़ रहे हैं, तो ट्रेन की जो लाइन वाले स्टेशन हैं, तो मुझे पता ही नहीं था कि तुम इसी रूट पे रहते हो। आप ये कह सकते हो कि इसी रूट पे रहते हो। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, तो इसके आगे फिर माइक वॉज आउट ऑफ कन्वर्सेशन ऑल टुगेदर। माइक बातचीत से बाहर ही हो गया। कहने का मतलब यह है कि अब बातचीत जो है बॉब और गजेका के बीच होने लगी। बॉब एंड फर्बी स्मिथ टॉक्ड ऑफ रेकिन, वो गजेका को फर्बी स्मिथ कह रहा है जो हेड ऑफ द वेन हाउस, डिस्कसिंग इवेंट्स ऑफ द प्रीवियस टर्म, तो पिछले सेशन में क्या कैसे क्या वो सब अपनी बातों में लगे हुए हैं, विच माइक हैड नेवर हर्ड, उसने इन सब के बारे में कभी नहीं सुना था। नेम्स केम इन टू देयर कन्वर्सेशन, उनके कन्वर्सेशन में कुछ नाम आ रहे थे विच वर इंटायरली न्यू टू हिम, जो उसके लिए नए थे, क्योंकि बॉब वहाँ रहता था तो कभी कभी स्कूलों की बात करता होगा, तो कुछ तो उसे हल्का सा पता था, लेकिन यहाँ पे जो नाम आ रहे थे नए थे। ही रियलाइज दैट स्कूल पॉलिटिक्स वर बीइंग टॉक्ड, तो उसे लगा कि जो स्कूल में जो पॉलिटिक्स थी उसकी बातचीत हो रही है, हर जगह थी, आज भी है, आगे भी रहेगी, है ना। कहते हैं कि भाई राजनीति होने लगी है। एंड दैट कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम हिम टू द डायलॉग वर नॉट रिक्वायर्ड, तो वो कह रहा था कि, तो उसने कहा कि जो बातचीत चल रही है उसमें उसके खुद के कंट्रीब्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं, मतलब उसकी कोई ज़रूरत नहीं, दोनों को बातचीत करने दो, उसका कोई रोल नहीं है, लेट देम टॉक। ही टुक अप हिज मैगजीन, उठाई एंड लिसनिंग द वाइल, लेकिन फिर थोड़ी देर में सुनने लगा उनके बीच में क्या बातचीत हो रही है। दे वर डिस्कस, अब ये जो पोर्शन है आपकी बुक में नहीं है, दे वर डिस्कसिंग वेन्स नाउ, तो वो लोग वेन हाउस की बात कर रहे थे जहाँ पे उसे जाकर रहना था। द नेम व्याट क्रॉप्ड अप, तो उसमें एक नाम निकल के आया व्याट। क्रॉप्ड का मतलब यहाँ पे है कि मतलब उभर कर आया, विथ सम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कोई चीज़ कितनी बार होती है, तो वैट का नाम जो है थोड़ा थोड़ा रुक कर उनकी बातचीत में आ रहा था। वेट वॉज अपेरेंटली समथिंग ऑफ अ करेक्टर, वैट कुछ ना कुछ तो उसका करेक्टर जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट उन लोगों को लग रहा था, यानी शायद वो कुछ खास था, आप कह सकते हो। मैंशन वॉज मेड ऑफ रोज इन विच ही हैड प्लेड अ पार्ट इन द पास्ट, तो उसका जो जिक्र हो रहा था वो झगड़ों के, मतलब मेड ऑफ रोज का मतलब होता है कि झगड़ों में, बात में, बहस में उसका नाम बार बार आ रहा था। तो कहीं ना कहीं झगड़ों और विवादों की बातचीत हो रही थी जिसमें वैट का कोई रोल रहा होगा। और पास्ट में, इट मस्ट बी प्रिटी रॉटन फॉर हिम, बॉब ने कहा, उसके लिए सच में बहुत बुरा होगा। बॉब ने कहा, ही एंड वेन नेवर गेट ऑन, अब ये वेन आ गया जिनके नाम पे वेन हाउस पड़ा होगा, मतलब यहाँ पे जो हाउस के नाम है मेरे ख्याल से जो उनका हाउस मास्टर है उसके नाम पे है, तो वेन जो है वो हाउस मास्टर है और उनका जो हाउस है वो वेन्स हाउस हो गया। ही यहाँ पे ये लड़का है जो वैट है,
तो वो कहता है कि ये बॉब कहता है उसके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन उसके लिए बनती होगी, मतलब बहुत ही ख़राब स्थिति से उसे गुजरना पड़ता होगा। ही एंड वेन नेवर गॉट गेट ऑन मतलब होता है कि भाई ठीक ठाक संबंध निभाना विद गुड इन अ गुड एंड हैप्पी रिलेशनशिप ऑन वेरी वेल, बहुत अच्छे ढंग से। तो कहने का मतलब होता है कि उसकी और वेन की कभी आपस में पड़ती नहीं है, उनके बीच में जो संबंध है वो ठीक नहीं है। एंड येट दे हैव टू बी टुगेदर, और उसके बावजूद उन्हें दोनों को साथ रहना पड़ता है, चाहे हॉलीडेज़ की बात हो, चाहे टर्म की बात हो, मतलब चाहे वो स्कूल की बात हो, चाहे छुट्टियों में घर की बात हो। तो कहता है कि उसके लिए तो बहुत ही बुरा है। बॉब ने कहा वह और वैन कभी ठीक से नहीं मिलते और वो और फिर भी उन्हें एक साथ रहना पड़ता है, चाहे छुट्टियों की बात हो, चाहे स्कूलों की बात हो। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रिटी बैड हैविंग ए स्टेप फादर एट ऑल, किसी का सौतेला बाप होना सच में बहुत ही बुरा होता है, बहुत ही ख़राब है। इसका मतलब ये है कि ये जो वैट है उसके फादर हैं वेन, जिनका हाउस की बात हो रही है, और ये फादर स्टेप फादर है। और सौतेली माँ सौतेली पिता का व्यवहार तो कभी भी स्टोरीज़ में, फिल्मों में, सीरियल्स में कभी अच्छा निकल के जल्दी आता नहीं है, यानी वो अपने सौतेले बच्चों को सताते हैं, ऐसा कुछ इमेज यहाँ बन रही है। तो कहता है प्रिटी बैड हैविंग ए स्टेप फादर एट ऑल, मतलब किसी का सौतेला बाप हो बिल्कुल भी कितना बुरा होगा ना, ठीक नहीं। आई शुड नॉट केयर टू, आई शुड नॉट केयर टू मतलब मैं तो कभी ऐसा नहीं चाहूँगा। एंड व्हेन योर हाउस मास्टर, और जब आपका जो हाउस मास्टर है एंड योर स्टेप फादर आर द सेम मैन, दोनों एक ही हों, इट इज़ अ बिट थिक। थिक का वैसे मीनिंग होता है कोई चीज़ बहुत ही मोटी तगड़ी जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो, है ना, लेकिन यहाँ पे अ बिट थिक का डिफरेंट मीनिंग है। इट इज़ अ बिट थिक का मतलब यहाँ पे है कि इस तरह की सिचुएशन सच में बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है डील करने के लिए, मतलब डिफ़िकल्ट हो जाती है, हैवी सिचुएशन बन जाती है आपके लिए। अनफेयर एंड अनरीजनेबल, आप कह सकते हो डिफ़िकल्ट एंड अकवर्ड सिचुएशन बन जाती है, अनुचित अनफेयर है किसी के लिए भी। इट इज़ अ बिट थिंक मतलब इट इज़ अनफेयर एंड अनरीजनेबल फॉर इस लड़के के लिए, वैट के लिए। तो अब बात समझ में आ गई कि वैट का जो जिक्र आ रहा है तो वास्तव में क्या है कि उसके पिताजी जो हैं वो वैन है, और वैन का ही वैन हाउस मास्टर भी हैं, और उसी वो अपने पिता के स्टेप फादर के ही हाउस में वो वैट रहता है। तो स्कूल और घर की बात अब आपको समझ में आ गई होगी, चाहे वो टर्म की बात हो चाहे हॉलीडेज़ की बात हो, उसके लिए सच में कितना बुरा होता होगा। और ख़ासकर तब जब आप दोनों मतलब एक ही हो, मतलब आपका आपका हाउस मास्टर भी आपका और आपके पिता भी। देन इट इज़ अ बिट थिक, फ्राइटफुल, सच में बहुत भयंकर। एग्रीड फर्बी स्मिथ, तो फर्बी स्मिथ ने कहा सच में। तो ये जो है ये रिपोर्टिंग कर रहा है माइक, इनकी बात सुन रहा है ना, इसलिए। और फ्राइड पे उसका तकिया कलाम हो गया जो बराबर यूज़ करता है। वैसे आपके इलाके में क्या तकिया कलाम होता है, बच्चे क्या यूज़ करते हैं? वैसे स्वेर का मतलब होता है कसम खा के कहना ना। इफ़ आई वर इन वेट्स प्लेस, आई के साथ वर्ड लगा है तो इमेजिनरी सिचुएशन, अगर मैं वेट की जगह होता तो मैं सच कह रहा हूँ, आई स्वेयर मतलब स्ट्रांगली कहते हो, आई शुड रॉट अबाउट लाइक एनीथिंग। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती जैसे वेट को हो रही होगी, मुझे भी इन चीज़ों से नफरत होगी। इट इज़ नॉट एज इफ़ ही हैड एनीथिंग टू लुक फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड मतलब होता है कि कुछ होपफुल सिचुएशन, है ना, तो ऐसा भी नहीं है कि आगे चल के उसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो सकता है व्हेन ही लीव्स, जब वो स्कूल छोड़ेगा, मतलब सीनियर स्टूडेंट्स की बातचीत हो रही है। ही टोल्ड मी लास्ट टर्म, उसने पिछले लास्ट टर्म मुझे बताया था कि वेन हैड गॉट अ नॉमिनेशन फॉर मी इन सम बीस्टली बैंक। नॉमिनेशन मतलब होता है कि उसका नाम कहीं लिस्ट में, तो उसने देखा कि वेन जो उसके स्टेप फादर हैं उन्होंने उसका कहीं किसी बीस्टली बैंक में नाम डलवा दिया है, मतलब उस बीस्टली बैंक में जॉब करने के लिए उनका नाम दिया है, नौकरी दिलवाने की बात, मतलब यहाँ पे कह सकते हो। गॉट अ नॉमिनेशन मतलब गॉट अ जॉब फॉर हिम इन सम बीस्टली बैंक, जब वो यहाँ से निकल के जाएगा तो उसकी नौकरी बीस्टली, बीस्टली मतलब होता है पशु समान। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो कि बहुत ही जिसका ख़राब नाम हो या बहुत बड़ा हो या जिसे बिल्कुल भी ना पसंद किया जाए, ग्रेट डिसलाइक आप कह सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ये मैं कहूँगा यहाँ पे। एक प्रकार से ये एक डिरोगेटरी टर्म है जो अपनी मतलब डिसलाइक और हेटेड को करने के लिए मतलब शो किया जाता है। यहाँ पे ये उस बैंक के लिए यूज़ किया गया है, मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब इन लोगों को शायद वैट को भी पसंद ना हो और वहाँ उसे नौकरी करने के लिए भेजा जाएगा। तो स्टेप फादर की जो भाई इमेज है अभी भी ख़राब बनी हुई है, यानी एक प्रकार से फादर उसको नौकरी दिलाने की बात कर रहे हैं तो एक प्लस पॉइंट भी हम दे सकते हैं, लेकिन वो इसकी इच्छा का कदर नहीं कर रहे हैं, शायद उस बैंक में काम नहीं करना चाहता, एंड दैट ही वॉज गोइंग इन टू इट डायरेक्टली, और शायद उसमें सीधा जाएगा, जॉब करेगा इस टर्म के ख़त्म होने के बाद, मतलब ये लास्ट टर्म है इनका। वैसे बच्चे बात कर रहे हैं तो बीस्टली बैंक का मतलब ये हो सकता है कि भाई जॉब करने, इन लोगों को जॉब करना शायद उसमें अच्छा ना लगता हो, तो थोड़ा सा फ़न और ह्यूमरस वे में भी आप इसको ले सकते हैं। कुछ भयानक बैंक में उसे नौकरी करने के लिए भेजा जाएगा। रैदर रफ ऑन अ चैप लाइक वैट, वैट जैसे लड़के के लिए, चैप शब्द यहाँ पे अपने फ्रेंड और अपने साथी के लिए ये वो यूज़ कर रहे हैं। रैदर माने बल्कि, रफ माने नॉट स्मूथ, ठीक ठाक ना रहना। तो कहता है कि वैट जैसे लड़के के लिए वास्तव में ये जो बिहेवियर है, ये जो जॉब है, ये रफ है। इट इज़ नॉट गोइंग स्मूथ, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी स्मूथ फॉर हिम,
गुड क्रिकेटर एंड फुटबॉलर, क्योंकि वेट जो है क्रिकेटर भी अच्छा है, एक फुटबॉलर भी अच्छा है। इस तरह के लड़के के लिए ये ठीक नहीं है, ये बहुत बुरा है, रफ है ना। आई मीन मेरा कहने का मतलब है कि एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग मतलब इस तरह की चीज़ें। अब ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग मतलब हम लगा सकते हैं कि क्रिकेटर भी अच्छा था, फुटबॉलर भी अच्छा था, मतलब और भी गेम वो खेलता होगा, तो इस तरह का अच्छा खिलाड़ी उसके साथ ये ठीक नहीं है। इट इज़ जस्ट द सॉर्ट ऑफ लाइफ ही विल हेट मोस्ट। ये तो बस ऐसा ही जीवन होगा जिससे वो सब ज़्यादा घृणा करता है। और दूसरा मीनिंग इसका हम ले सकते हैं कि वगैरह वगैरह, आप कह सकते हो वगैरह वगैरह, हम बहुत यूज़ करते हैं ना, ये आदि आदि। तो कहता है कि मेरे कहने का मतलब है कि इस तरह की चीज़ें हैं वगैरह वगैरह। इट इज़ जस्ट द सॉर्ट ऑफ लाइफ, ये ठीक वैसा ही जीवन है जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। तो यहाँ पे सारे के सारे बच्चे जो हैं, वहाँ पे जो बातचीत हो रही है ना, वो तो यहाँ पे जो सारे के सारे बच्चे हैं जो बातचीत कर रहे हैं, वो एक प्रकार से अपनी सिंपैथी शो कर रहे हैं उस लड़के वैट के प्रति। उसकी क्या स्पेलिंग है, YATT। ये अच्छा खिलाड़ी है, उसके स्टेप फादर हैं, वही वो हाउस मास्टर भी हैं, और उसके जीवन से कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। ही वुड हेट हिज लाइफ, जो उसे आगे चल के लीड करनी है, या वो जिस लाइफ को भी जी रहा है। तो हो सकता है ऐसा ना भी हो, बट एनी हाउ वेट का भी इस तरह का जिक्र करता होगा। तो यहाँ से एक सिंपैथी क्रिएट होती है हम लोगों की, कि हर बच्चे की लाइफ, उसकी सिचुएशंस, घर का जो डायनेमिक्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। हेलो हेयर वीवर, ये हेलो, ये हम पहुँच गए यहाँ पे। माइक लुकड आउट ऑफ द विंडो, माइक ने खिड़की के बाहर देखा। इट वॉज रेकन एट लास्ट, आखिरकार वो लोग रेकन में पहुँच गए थे, आखिरकार वो विक्रिन था। तो मैंने आपको ये चैप्टर समझाया, और वेबसाइट पे आपको वर्ड मीनिंग्स वगैरह सब मिल ही जाएंगे। यहाँ पे मैं एक झलक आपको दिखा दे रहा हूँ। इंग्लिश में भी है, हिंदी में मीनिंग है, समरी मिल जाएगी आपको, इंग्लिश हिंदी सब में मैटर मिल जाएगा। आप बहुत आसानी से जाके चीज़ों को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन कर ही दिया है। इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद आपको पूरा चैप्टर ठीक से समझ में आ जाएगा। सो क्या एंडिंग द ट्यूटोरियल, बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।